तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका यानी सेल। देखिए, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इस टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किया है, यानी कि इसका नोट्स जो है हमने काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किया है। और यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं, यहाँ से यदि अगर आपका एक भी प्रश्न छूट जाए तो आप फिर कहिएगा। तो देखिए, नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। यदि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा पॉइंट है, कहता है कि जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी मानव शरीर की जो रचना है, ठीक है ना, संरचना, उसकी क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। ठीक है, कहता है कि संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कहता है कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो साइटोलॉजी कहेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, कहता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने कौन सी कोशिका का खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कौन सी कोशिका का? तो मृत कोशिका का। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, इन्हें यानी कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हमारा है अगला नंबर, कहता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है ना, यानी कि मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपके 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो साइटोलॉजी कहेंगे। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे? तो यानी कि रॉबर्ट हुक को कहेंगे। इसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर है कोशिका का सिद्धांत। अब देखिए, सिद्धांत क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई पुस्तक का खोज कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि इस पुस्तक को पढ़ने से आपको नौकरी लग जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए, खोज मैंने किया, लेकिन उस पुस्तक के बारे में बताया कौन? तो मेरे दोस्त ने बताया। ठीक है ना, तो उसी प्रकार कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना, लेकिन कोशिका के बारे में सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वांग ने बताया था। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वांग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपको देखिएगा मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें टिक मार दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम जे स्लाइडेन, ठीक है ना, एम जे स्लाइडेन उनका पूरा नाम था, और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थियोडोर स्वान, ठीक है ना, ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें नीचे लिखी गई है। उन्होंने कोशिका के बारे में क्या बताया था? तो वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर है हमारा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वह कोशिका का बना होता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, उसका शरीर जो है वह कोशिका का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इसके बाद और भी अन्य बात को बताया गया था, लेकिन वो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग यानी कि कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सबसे छोटी कोशिका, यानी कि पूरे दुनिया की बात कर रहा है ओवरऑल में, कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आप इसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, हमारा है अगला नंबर, कहता है कि सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, वो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा मानव शरीर में अगर हम बात करें तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है, और ये नर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की होती है, यानी ओवम की, जो कि मादा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना, लंबा और बड़ा में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए, ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? तो लंबा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका जो है मानव शरीर की, वह तंत्रिका तंत्र की है, और वह उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। जैसे हमारा ब्रेन जो है ना, वह न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर है, यहाँ पर समझिएगा कि कोशिका जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले
पहला तो होता है हमारा पादप कोशिका, दूसरा होता है जंतु कोशिका। ठीक है, अब देखिए पादप कोशिका जो होता है वो चौकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका जो होता है वो यानी कि गोल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोशिका के अंदर बहुत सारी रचनाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यानी कि कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है ना, जिसे यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है हमारा केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। ये जो देख रहे हैं ये अंतःपरदवी जालिका है हमारा। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा आपका गोल्जी काय हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमारा सेंट्रोसोम होता है। ठीक है ना, यहाँ पर तो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम सभी चीज़ को बारी बारी से समझेंगे, आप लोग सिर्फ याद रखिएगा। अब हम लोग जितने भी पाठ को पढ़ेंगे वो यानी कि कोशिका के आंतरिक भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कोशिका जो होता है वो एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जंतु में तो कोशिका झिल्ली रहता है। ठीक है ना, लेकिन पादप में एक और होता है ऊपर से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन ऊपर से एक और आवरण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बारी बारी से सब चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं वह एक झिल्ली के माध्यम से घिरे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। यह कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह यानी कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। ठीक है ना, उसको नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य कहते हैं। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है ककरो ककरो जायल दत्तो, ककरो ककरो जायल नहीं दत्तो। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा है कोशिका भित्ति। यह केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति जो होती है वह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और यह सेलुलोज का बना होता है, यानी जो पादप कोशिका यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है ना वो यानी कि सेलुलोज का बना होता है, ये बात याद रखिएगा। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, तो कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पेड़ को कठोरता भी प्रदान करता है। कौन करता है, तो यही यानी कि कोशिका भित्ति करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह समझिएगा। जो जंतु होती है ना, जंतु में कोशिका झिल्ली होती है वो यानी कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जबकि पादप में जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होता है वो यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। उसके बाद कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है मुख्य पॉइंट जो जिसका नाम है केंद्रक। ठीक है ना, जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए कहता है कि कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, यानी कि कोशिका जो होता है उसके मध्य में क्या होती है, रचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। याद रखिएगा यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद कहता है कि यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका को नियंत्रित करता है। यानी केंद्रक जो है वह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कि केंद्रक को क्या कहते हैं, तो कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इसकी जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था केंद्रक का खोज। ठीक है ना, केंद्रक का खोज सर्वप्रथम किसने किया, केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में। इसके बाद देखिए कहता है कि इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा यानी कि केंद्रक होता है, ठीक है ना, केंद्रक उसके अंदर क्या होते हैं, तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% जो होता है वो लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यही होगा कि कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं, केंद्रक को। और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो यानी कि रॉबर्ट ब्राउन जी ने किए थे। और कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है अंतःपरदवी जालिका। ठीक है ना, जिस तरह हमारा शरीर जो होता है ना, शरीर हड्डियों की बदौलत खड़ा होता है, हम चल फिर पाते हैं, किसके कारण, हड्डी के कारण। हमारे शरीर का जो आकृति है, आकार है, वो यानी कि हड्डी के कारण है और हमें यानी कि सहायता प्रदान करता है चलने फिरने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार जो यानी कि अंतःपरदवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रेडिकुलम, ठीक है ना, वो यानी कि कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसके बाद इसके आकार को बनाए रखने में भी कौन सहायक होता है? तो यही सहायक होता है। कोशिका के आकार को बनाए रखने में कौन सहायक होगा? तो अंतःप्रदवी जालिका ही होता है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसकी खोज जो किया था वो किया था कीथ आर पोर्टर, ठीक है ना, कीथ आर पोर्टर। इसके बाद है हमारा और अल्बर्ट क्लाउड, ठीक है ना, क्लाउड ये भी थे इनमें शामिल, ठीक है ना। खोज कर जब हो रहा था तो दोनों मिलकर किए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, यह दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी बोलते हैं। शॉर्टकट में आप इसको SER बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो होता है हमारा खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का काम हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो होता है ना चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, ये यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है? संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। जबकि जो ये खुरदरी यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं? तो छोटे छोटे यानी कि आपको पीला रंग का कण दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? राइबोसोम। और ये क्या करता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं, जो कि आपके नोट्स में लिखा गया भी है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, यानी कि अंतःप्रदवी जालिका का काम क्या है? तो ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है ना। तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है अब राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए कहता है कि ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं ना, वो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, दोनों प्रकार की कोशिका में। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो किया था वो किया था जॉर्ज ई प्लाडे ने किया था, ठीक है ना, जॉर्ज ई प्लाडे ने। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। आपसे पूछेगा कि कोशिका के सबसे छोटे अंग कौन से होते हैं? तो यानी कि राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर लिखा गया है कि यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि जो हमारा यानी कि राइबोसोम होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम ही करता है कोशिका के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करते हैं, इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहेंगे? तो राइबोसोम को ही कहेंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर जो है वह यहाँ पर राइबोसोम के बारे में और भी बताया गया है कि राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एक होता है आपका 80S। 70S का मतलब होता है ये छोटे आकार के होते हैं और ये सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? तो 70S यानी कि राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो 80S होता है, ठीक है ना, 80S ये बड़े आकार के होते हैं और ये विकसित पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं, ठीक है ना, विकसित पौधे एवं जंतु के कोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसकी खोज 1680 ईस्वी में कोलिकर ने किया था, ठीक है ना। खोज कोलिकर ने किया था, ठीक है। किसमें किया था? तो कीटों के आरेखित पेशियों में किया था इनका खोज, ठीक है ना। कीटों का जो आरेखित पेशियां होता है उसमें इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी विशेष रूप से नहीं दिया था। बाद में कौन आए थे? तो 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया था कि यह यानी कि कहाँ उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका में होता है, ठीक है ना। और इसका नाम जो दिया था वो दिया था बायोब्लास्ट, ठीक है, यानी कि इनका
नाम अल्टमैन जी ने क्या रखा, तो बायोब्लास्ट रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा 1898 ईस्वी में सी बेंदा ने इसका नाम क्या कर दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया रखा था, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है, ठीक है ना। ये यानी कि कोशिका के अंदर, देखिए ये कोशिका है ना, कोशिका के अंदर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, यही होता है हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। कहता है कि यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यानी कि यह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इसके ऊपर जो होता है एक उभार होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि एक उभार के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हैं जिसको यहाँ पर समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह या शक्ति गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो श्वसन संबंधित कार्य और एटीपी का निर्माण होता है। जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वह एटीपी के रूप में संचित रहता है और वो उसका निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है ना। जो हम भोजन करते हैं ना वो ग्लूकोज के रूप में कोशिका में जमा होता है, ठीक है। जब हम बाद में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के माध्यम से कोशिका तक पहुंचता है, उसके बाद उसका ऑक्सीकरण होता है और वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन संबंधित कार्य कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। एटीपी का निर्माण कौन करता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके बाद देखिए इसके कार्य की अगर बात करें तो कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी का निर्माण करना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है लाइसोसोम, ठीक है ना। देखिए लाइसोसोम का जो काम होता है ना वो कोशिका को नष्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई बंदा काम नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए कि कोई हम ऑफिस खोले हुए हैं और उसमें कोई काम नहीं करेगा तो उसको हम मारेंगे, ठीक है, भगा देंगे। उसी प्रकार ये लाइसोसोम जो होता है कोशिका के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट अगर काम नहीं करता है ना तो उस पर क्या करता है, एक एंजाइम का छिड़काव करता है, जिस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और उसका छिड़काव करके उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और कभी कभी जो होता है ना पूरे कोशिका खराब हो जाता है, तब ये क्या करता है, तो अपने आप फट जाता है और कोशिका को नाश कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने की थी, ठीक है ना। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो क्रिस्टियन डी डुबे ने किया था। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य भी करता है। लाइसोसोम जो होता है वह कोशिका के अंदर पाचन का भी कार्य करता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम जिसको बोले थे यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर अगर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, तो अगर कोशिका के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट अगर सही से काम नहीं करेगा तो उस पर यानी कि जाके क्या कर देता है, तो उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद हमारा है अगला नंबर, कहता है कि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे क्या होता है, तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग, ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश में कभी कभी सुसाइड बैग भी पूछ देता है, ठीक है ना। हिंदी में ही लिख देगा सुसाइड बैग, आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्या था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखिए गोल्जी काई, ठीक है ना। इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिनो गोल्जी ने किया था, ठीक है। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैमिनो गोल्जी ने किसका खोज किया था, तो गोल्जी काई का किया था, ठीक है। और कब किया था, तो 1898 ईस्वी में। इसके बाद इसका यहाँ पर एक मेन पॉइंट बनता है कि कोशिका के अंदर यातायात प्रबंधक कौन होते हैं, तो गोल्जी काई होते हैं।
क्योंकि यह पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है ना। देखिए पदार्थ कोशिका के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कोशिका के प्रत्येक अंग तक कौन पहुँचाएगा, तो यही यानी कि गोल्जिकाय पहुँचाता है। तो हमारे कोशिका में परिवहन का काम कौन करता है, तो गोल्जिकाय करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो यातायात प्रवर्धक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा तारकाय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है ना, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं होता है, ठीक। इसके बाद देखिए कहता है कि यह बेलन जैसी रचना है, यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन में सहायक कौन होता है, तो सेंट्रोसोम होता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ कट जाता है, ठीक है ना, तो फिर देखिएगा घाव अपने आप भर जाता है, तो वहाँ पर नए नए कोशिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो वही निर्माण यानी कि कोशिका का विभाजन कौन करेगा, तो यही सेंट्रोसोम करता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका काम क्या है, तो कोशिका का विभाजन करना काम होता है, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा है रसधानी, वैक्यूल्स, ठीक है ना, यह निर्जीव रचना है, ठीक है ना। ये कौन सी रचना है, तो निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें यानी कि क्या होता है, तो वैक्यूल्स में यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, यही होता है आपका वैक्यूल्स, ठीक है ना। ये यानी कि जंतु कोशिका है और ये पादप में बड़े होते हैं, जबकि जंतु में क्या होता है, तो छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो यानी कि तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं, ठीक है। और कोशिका रस में क्या क्या होता है, तो जल, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे पूछेगा क्या रहता है, तो जल रहता है। रसधानी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है, उसके बाद खनिज, लवण, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब यानी कि रसधानी में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि कहता है कि रसधानी जंतु में छोटी होती है जबकि पादप में बड़ी होती है, जो कि हम आपको बता भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा है लवक, ठीक है ना। याद रखिएगा लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में, यानी कि हम लोग में ये लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवर्णित लवक, तीसरा होता है वर्णित लवक, ठीक है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट और वर्णित लवक मतलब होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब हम लोग हरित लवक के बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह भोजन का निर्माण करता है। पौधे में जो हरित लवक होते हैं भोजन के निर्माण में सहायक होते हैं। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग के पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो पेड़ पौधा हरा भी होता है, ठीक है। और इसी की सहायता से क्या होता है, तो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहा जाता है, रसोई घर भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हरित लवक के अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो पेड़ पौधे हरे होते हैं। इसके बाद यह यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का क्या कहते हैं, तो रसोई घर भी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा है अवर्णित लवक, समझिएगा, ये रंगहीन लवक होते हैं, ठीक है ना। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, यानी कि अवर्णित लवक जो है वो वहाँ पाया जाएगा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है। तो पौधे के किस भाग में प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो याद रखिएगा जड़ में, ठीक है ना। और जो यानी कि तना जड़ के अंदर ज़मीन के अंदर होता है, उसमें भी यानी कि ये अवर्णित लवक पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे जड़ और भूमिगत तना, मतलब भूमि के अंदर जो तना होता है उसमें भी कौन होता है, तो अवर्णित लवक होते हैं, ठीक है ना। और ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का काम करता है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है वर्णित लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, यानी कि जो वर्णित लवक होते हैं यह रंग प्रदान करने का काम करता है। यह यानी कि पुष्प में पाया जाएगा, बीज में पाया जाता है, ठीक है ना, फल फूल जो होता है उसमें पाया जाता है खास करके। यहाँ पर याद रखिएगा टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, और चुकंदर का जो लाल रंग होता है विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सब्जेक्टिव में कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम आपको समझा दें। जो प्रोकैरियोटिक होता है
है वो यानी कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो बड़े होते हैं ना, जैसे हम लोग हो गए, पादप हो गया, तो इस सब में क्या होता है, तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका होता है। यहाँ पर देखिए अब इसके पॉइंट भी लिखे गए हैं। यह कोशिका अर्ध विकसित होती है, यानी कि इसकी जो कोशिका होती है वह पूर्ण विकसित नहीं होती है। इसके बाद देखिए इसमें कहता है कि यह कोशिका पूर्ण विकसित होती है, यानी कि पूरे विकसित होती है। इसके बाद देखिए इसमें है दूसरा नंबर पॉइंट, इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, मतलब इसमें केंद्रक का भी विकास उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक में जो होता है राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो 80S प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट है, कहता है कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में जो होता है वह कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि यह एक ही कोशिका का बना होता है। इसके बाद देखिए इसमें जो होता है कोशिका विभाजन होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। इसमें 5 नंबर है कि इसमें जो श्वसन तंत्र है वह झिल्ली में होता है, जबकि इसमें जो श्वसन तंत्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। हम आपको बताए हैं कि श्वसन का काम कौन करता है कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें श्वसन तंत्र जो होता है वो झिल्ली में ही होता है। इसके बाद देखिए उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो पौधे हो जाएंगे, जीव हो जाएंगे, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसी टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।